प्रिय विद्यार्थियों, पिछले हमारे व्याख्यान में सामाजिक प्रक्रिया के संदर्भ में हमने पहला भाग पूरा किया और हमने ये कहा था कि दूसरे भाग में हम सामाजिक प्रक्रिया का वह भाग लेंगे जिसे हम विघटनात्मक अंतर्क्रिया या विघटनात्मक प्रक्रिया कहते हैं। समाजशास्त्र में अंतर्क्रिया का अपना विशेष महत्व है। कई समाज वैज्ञानिक तो यहाँ तक कहते हैं कि सामाजिक संबंधों के बनने का आधार सामाजिक अंतर्क्रिया है। अगर व्यक्ति और व्यक्ति के बीच अंतर्क्रिया नहीं होगी तो न तो सामाजिक संबंध बनेंगे और न ही समाज का निर्माण होगा। इसलिए सामाजिक कार्य के अंतर्गत जब सामाजिक कार्यकर्ता समाज में जाकर समाज की व्याप्त समस्याओं के निराकरण के लिए वह उन लोगों से संपर्क स्थापित करता है जिनको सेवा की आवश्यकता है, तो उसके साथ उसका जो प्रत्यक्ष संबंध होता है, उस संबंध के कारण दोनों के बीच जो आदान प्रदान होता है, चाहे वो शब्दों के माध्यम से हो और चाहे वो प्रतीकों के माध्यम से हो, उन दोनों के बीच जो संचार होता है, उसी से एक दूसरे के जो समीप आकर क्रिया और पुनः क्रिया करते हैं, उसी को अंतर्क्रिया कहते हैं। और यह अंतर्क्रिया निरंतर समाज में चलती रहती है, उसे हम प्रक्रिया कहते हैं। तो जब अंतर्क्रिया होगी तो सामाजिक कार्यकर्ता समाज में जाएगा और जो सेवार्थी जिसको सेवा चाहिए वो सामाजिक कार्यकर्ता से संपर्क करेगा और दोनों के बीच आदान प्रदान होगा और यहीं से समस्या का निराकरण होगा। चाहे वो समस्या आर्थिक हो, चाहे वो शैक्षिक हो, चाहे वो सामाजिक हो या मानसिक या शारीरिक हो, कोई भी समस्या हो, इसके निदान के लिए अंतर्क्रिया उसका आधार है। तो आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो सामाजिक अंतर्क्रिया का दूसरा भाग है, जिसे हम सामाजिक प्रक्रिया भाग 2 के अंतर्गत लेंगे। तो जब हम कहते हैं मनुष्य समाज में रहता है और हम कहते हैं सामाजिक प्राणी है, तो समाज के बिना वो रह नहीं सकता, और जब वो समाज में रहता है तो सामाजिक संबंधों का निर्माण भी करता है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहता है। समाज जिसे मैकाइवर व पेज सामाजिक संबंधों का जाल कहते हैं। इन सामाजिक संबंधों के निर्माण में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होती है। अंतःक्रिया का तात्पर्य एक व्यक्ति द्वारा की जाने वाली क्रिया का दूसरे व्यक्ति पर पड़ने वाला प्रभाव और उस प्रभाव के परिणाम स्वरूप दूसरे व्यक्ति द्वारा की जाने वाली पुनः क्रिया। इस तरह क्रिया और पुनः क्रिया अंतर्क्रिया बन जाती है। तो जब एक व्यक्ति अपनी किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरे व्यक्ति के सामने जाता है तो अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखकर, अपने उद्देश्य को ध्यान में रखकर, अपनी समस्या को ध्यान में रखकर दूसरे व्यक्ति से संपर्क करता है, तो विचारों का संप्रेषण होता है, तो दूसरे व्यक्ति पर उसका प्रभाव पड़ेगा और दूसरा व्यक्ति भी उस प्रभाव के कारण पुनः क्रिया करेगा। तो क्रिया और पुनः क्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन, ये दोनों जब मिलते हैं तो आदान प्रदान होता है, वो अंतर्क्रिया में परिवर्तित हो जाता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में अनेक व्यक्तियों से अंतर्क्रिया करता है और जब यह अंतर्क्रिया निरंतर चलती है तो उसे सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। यह सामाजिक प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है। एक सहयोगात्मक प्रक्रिया, यह वह प्रक्रिया है जिससे समाज में सहयोग की भावना बढ़ती है, जबकि दूसरी वह प्रक्रिया है जिससे समाज में असहयोग बढ़ता है या विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी प्रक्रियाओं को विघटनात्मक या असहयोगात्मक प्रक्रियाएं कहते हैं। सामाजिक प्रक्रिया के पहले भाग में हमने सहयोगात्मक प्रक्रियाओं की चर्चा की। आज हम यहाँ पर विघटनात्मक प्रक्रियाओं की विस्तृत व्याख्या करेंगे। तो जब कभी हम प्रक्रिया की बात करते हैं तो प्रक्रिया के 2 परिणाम होते हैं बाई प्रोडक्ट। एक तो सहयोग बनता है, सहयोग बढ़ता है और व्यक्ति एक दूसरे को मदद करने को तत्पर रहता है। ऐसी सारी प्रक्रियाएं सहयोगात्मक, संगठनात्मक प्रक्रियाएं कहलाती हैं। लेकिन कई बार व्यक्ति और व्यक्ति के बीच जो अंतःक्रिया होती है उसका प्रतिफल, उसका बाई प्रोडक्ट, उसका रिजल्ट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो विघटन के रूप में दिखाई देते हैं या उनके बीच असहयोग की भावना पनपती है। ऐसी सारी प्रक्रियाएं जो व्यक्ति और व्यक्ति को एक दूसरे से अलग करती है, विघटन को जन्म देती है, उन सभी प्रक्रियाओं को हम विघटनात्मक प्रक्रियाएं कहते हैं। तो असहयोगात्मक या विघटनात्मक प्रक्रिया यह वह प्रक्रिया है
जिससे समाज में असहयोग की भावना या विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है। कई बार व्यक्ति समाज में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस प्रकार की प्रक्रियाओं का सहारा लेता है, वे प्रक्रियाएं व्यक्ति की आवश्यकताओं को तो पूर्ण करता है, लेकिन दूसरे के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करता है। इसलिए इन्हें असहयोगी या विघटनात्मक प्रक्रिया कहते हैं। ऐसी सामाजिक प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष प्रमुख है। यानी ये वे दो प्रक्रियाएं हैं जिन्हें हम कंपटीशन या कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो एक विघटनात्मक जो प्रक्रिया है वो प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन के नाम से जानी जाती है, और दूसरी जो है वो संघर्ष को जन्म देती है, तो उन्हें हम संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो ये दोनों विघटनात्मक प्रक्रियाएं हैं जिनसे समाज में विघटन की स्थिति या असहयोग की स्थिति उत्पन्न होती है। तो जब व्यक्ति और व्यक्ति के बीच लक्ष्य प्राप्ति को लेकर एक दूसरे को पीछे रखकर खुद को आगे निकलने की जो प्रवृत्ति है वो प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है। जैसे मैं आगे निकल जाऊं, दूसरे को पीछे रख दूं, तो इस तरह की कोशिश करता है कि दूसरे के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न हो जाएं। और यह बाधाएं जब हिंसा का रूप ले लेती है, जब ये बाधा व्यक्ति और व्यक्ति के मार्ग में रुकावटें डालने का प्रयास करती, चाहे वो धमकी के माध्यम से और चाहे वो हिंसा के माध्यम से, ऐसी स्थिति में संघर्ष का जन्म होता है। तो ये दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। तो इसमें सबसे पहली जो प्रक्रिया है विघटनात्मक, वह है प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा को एक असहगामी सामाजिक प्रक्रिया माना जाता है। इसका कारण यह है कि प्रतिस्पर्धा में कम या अधिक मात्रा में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष के भाव पाए जाते हैं। प्रत्येक दूसरे को पीछे रखकर स्वयं आगे बढ़ना चाहता है, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है। आज हम देखते हैं कि समाज के हर क्षेत्र में हमको किसी न किसी रूप में प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। जैसे जैसे हम विकास के पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे प्रतिस्पर्धाएं भी बढ़ती जा रही है। आज चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो और शैक्षिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में व्यक्ति एक दूसरे को पीछे रखकर स्वयं को आगे निकलने की जो प्रवृत्ति और मानसिकता को लेकर आगे बढ़ रहा है, वहीं पर प्रतिस्पर्धा का जन्म होता है। अत्यधिक या अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा समाज में संगठन को ठेस पहुंचाती है और उसे विघटन की ओर ले जाती है। परंतु साथ ही प्रतिस्पर्धा व्यक्तियों, समूहों और राष्ट्रों को प्रगति करके आगे बढ़ने तथा अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए कुशलतापूर्वक निरंतर प्रयत्न करते रहने को प्रोत्साहित करती है। वर्तमान में प्रतिस्पर्धा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पाई जाती है। खिलाड़ी, विद्यार्थी, व्यापारी, उद्योगपति, वकील, डॉक्टर, राजनीतिज्ञ, कवि, साहित्यकार आदि हर समय एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। कई बार हमारे दिमाग में ये सोच आती है कि प्रतिस्पर्धा व्यक्ति और व्यक्ति के बीच नफरत की भावना, ईर्ष्या की भावना से समाज में विकास रुकता है, लेकिन यह सही नहीं है। प्रतिस्पर्धा से योग्य व्यक्ति का चयन होता है, और जब योग्य व्यक्ति चयनित होगा तो समाज के विकास को एक गति देगा। इसलिए प्रतिस्पर्धा होना आवश्यक है। इसलिए समाज में ये हो सकता है कि कुछ समाजों में प्रतिस्पर्धा कम हो तो कुछ समाजों में प्रतिस्पर्धा अधिक हो। जैसे हम सब जानते हैं, आदिम समाजों में, जनजातीय समाजों में, ग्रामीण समाजों में प्रतिस्पर्धा हमें कम दिखाई देती है, लेकिन नगरीय समाजों में, सभ्य समाजों में, वैश्विक समाजों में प्रतिस्पर्धा अत्यधिक दिखाई देती है। तो ये हो सकता है कि कम या ज़्यादा मात्रा में हो, लेकिन प्रतिस्पर्धा हमको हर समाज में किसी न किसी रूप में अवश्य दिखाई देती है। तो प्रतिस्पर्धा कहते किसे हैं या प्रतियोगिता कहते किसे हैं? गिलिन और गिलिन के अनुसार प्रतिस्पर्धा वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें प्रतिद्वंदी व्यक्ति या समूह किसी जनता के समर्थन तथा प्राथमिकता के माध्यम से लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं और उस व्यक्ति या समूह को अपने हितों के समर्थन में अनुरोध करते हैं, न कि अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हिंसा या इसके भय का प्रयोग करते हैं। यानी इसमें हिंसा नहीं है। ईर्ष्या इस रूप में है कि मैं इसको पीछे रखूं, ईर्ष्या इस रूप में है कि मैं आगे बढ़ जाऊं,
तो इस तरह की सोच है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के मार्ग में किसी तरह की वो बाधा उत्पन्न नहीं करता जो व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंचाती हो। इसलिए यहाँ पर हिंसा की बात नहीं, हिंसा की बात हम संघर्ष में करेंगे, लेकिन प्रतिस्पर्धा में सिर्फ यह भाव होता है कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, तो मैं अपने को कैसे तैयार करूं, मैं किस तरह से गुणों को आत्मसात करूं कि मैं दूसरे व्यक्ति को पीछे रख दूं और मैं आगे निकल जाऊं। इसी को प्रतिस्पर्धा कहते हैं। ग्रीन की एक बहुत प्रमुख पुस्तक है सोशियोलॉजी। ग्रीन ने कहा है कि प्रतिस्पर्धा में दो या दो से अधिक समूह उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं जिनमें किसी भी समूह द्वारा दूसरे से समझौता करने की आशा नहीं की जाती। ग्रीन ने बहुत सुंदर बात कही कि अगर हम सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, मुझे ही लेना है, दूसरे को नहीं लेने दूंगा, अगर ये हो कि मैं नहीं लूं आप ले लें, तो वहाँ किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। लेकिन ये भाव है नहीं, व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ले लूँ ये चीज़, मैं लक्ष्य को प्राप्त कर लूँ, वहाँ तक मैं पहुँच जाऊँ, दूसरे को नहीं पहुँचने दूँ, और दूसरे को पीछे रखने की जो भावना है उसी से प्रतिस्पर्धा विकसित होती है। इसी तरह बोगार्डस ने लिखा है कि प्रतिस्पर्धा किसी ऐसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए होड़ है जो कि इतनी मात्रा में नहीं पाई जाती है कि उसकी मांग को पर्याप्त रूप से पूरा किया जा सके। अगर सभी को सभी लक्ष्य प्राप्त हो जाएं सुगमता से, तो कहीं पर भी प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। लेकिन लक्ष्य सीमित हैं और प्राप्त करने वाले असीमित हैं, तो सबको तो लक्ष्य मिलेगा नहीं। ऐसी स्थिति में वे लोग ही लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे जो गुणों को विकसित कर लेंगे। वह समूह ही आगे बढ़ेगा जो अपने समूह के लोगों को उस तरह से विकसित करे कि वो लक्ष्य तक पहुंच जाए। इसलिए प्रतिस्पर्धा व्यक्ति या समूह में उस तरह के भाव पैदा करती है कि हम आगे बढ़ जाएं और दूसरे को पीछे रख दें, क्योंकि लक्ष्य सीमित है। अगर लक्ष्य असीमित होते और प्राप्त करने वाले सीमित होते तो किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं होती। लेकिन यहाँ पर होता यह कि उद्देश्य तो है सीमित, लक्ष्य तो है सीमित, लेकिन प्राप्त करने वाले असीमित हैं, वहीं पर प्रतिस्पर्धा विकसित होती है। उपरोक्त परिभाषाओं से प्रतिस्पर्धा की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। ये विशेषताएं निम्न हैं। प्रतिस्पर्धा में दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह उन लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं जो मांग की तुलना में कम है। यानी इसमें दो कम से कम व्यक्ति होने चाहिए। जैसे हम कई बार खेल में देखते हैं, खेल के मैदान में बहुत सारे खिलाड़ी दौड़ने के लिए आते हैं, लक्ष्य एक है जीत, तो सबको तो जीत मिलेगी नहीं। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति सक्षम होगा वह लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। इसलिए दो कम से कम होने चाहिए, दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो दो व्यक्ति या दो समूहों के बीच लक्ष्य प्राप्ति के लिए यह होड़ है जो एक दूसरे को पीछे रखने की मानसिकता से दृष्टिगत होती है। प्रतिस्पर्धा की दूसरी प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें तीसरे पक्ष का होना आवश्यक है। दो दुकानदारों के बीच विकसित प्रतिस्पर्धा में ग्राहक तीसरा पक्ष है, दो प्रेमियों के बीच तीसरा पक्ष लड़की है, दो विद्यार्थियों के बीच तीसरा पक्ष अध्यापक है, जिसका समर्थन पाने का प्रयत्न दोनों पक्ष के द्वारा किया जाता है। हम कहते हैं वो लक्ष्य जिसको दो या अधिक व्यक्ति प्राप्त करना चाहें, तो ऐसी स्थिति में ही प्रतिस्पर्धा होगी। अगर लक्ष्य दो हैं और प्राप्त करने वाले भी दो हैं तो किसी तरह की प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। प्रतिस्पर्धा की एक विशेषता सदरलैंड ने अवैयक्तिकता बताई है। सामान्यतः प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले व्यक्ति या समूह एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं और न ही एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना होती है। सदरलैंड की बात के साथ साथ एक बात यह भी हम ध्यान में रखें कि प्रतिस्पर्धा वैयक्तिक भी होती है और अवैयक्तिक भी होती है। वैयक्तिक इस रूप में होती है कि कई बार व्यक्ति एक दूसरे को जानता है, एक दूसरे को पहचानता है, एक दूसरे को पीछे रखने की भावना से जुड़ा रहता है। जैसे खेल के मैदान में जब दो टीमें अलग अलग खेल रही हों तो एक टीम को पता है कि सामने खिलाड़ी कौन है और दूसरी टीम को भी पता है कि मेरे सामने खिलाड़ी कौन है, और वो एक दूसरे को प्रतिस्पर्धा से जोड़ते हैं। ऐसी स्थिति में जो प्रतिस्पर्धा है वो वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा हो जाती है। लेकिन कई बार बड़े पैमाने पर जब परीक्षा का आयोजन होता है, जैसे हम कहते हैं प्री मेडिकल टेस्ट, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, प्री बीएड टेस्ट, ये ऐसे टेस्ट हैं, ऐसे एग्जामिनेशन है जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी भाग लेते हैं और उन परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थी एक दूसरे से व्यक्तिगत तौर पर परिचित नहीं होते हैं।
जैसे एक एक शहर में व्यक्ति भाग ले रहा है तो दूसरे शहर में दूसरा व्यक्ति, वो एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं। इसलिए जो प्रतिस्पर्धा होगी वो वैयक्तिक न होकर अवैयक्तिक होगी। इसी तरह प्रतिस्पर्धा एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो सभी जगह पर पाई जाती है, चाहे गांव हो, चाहे नगर हो, चाहे भारत हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो। कोई ऐसा समाज नहीं है जहां पर प्रतिस्पर्धा न हो। यह एक सर्वकालीन प्रक्रिया भी है। तीनों कालों में विद्यमान रहने वाली प्रक्रिया को सर्वकालीन प्रक्रिया कहते हैं। भूतकाल में भी प्रतियोगिता थी, प्रतिस्पर्धा थी, वर्तमान काल में भी है और भविष्य काल में भी होगी। तो जो तीनों कालों में विद्यमान हो उसे हम सर्वकालीन और सार्वभौमिक, सभी स्थानों पर पाई जाने वाली प्रक्रिया सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्रतिस्पर्धा एक अचेतन प्रक्रिया है। कई बार हम इसको चेतन भी कहते हैं और कई बार हम इसको अचेतन भी कहते हैं। चेतन इस रूप में होती है कि व्यक्ति व्यक्ति को पहचानता है, फिजिकली एक दूसरे से परिचित होते हैं और मस्तिष्क से मस्तिष्क जुड़कर प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो वहाँ पर वो कॉन्शियस प्रोसेस है, चेतन प्रक्रिया है। लेकिन कई बार हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, फिर भी उन सबको पीछे रखने की जो भावना है वो अचेतन प्रक्रिया है। प्रतिस्पर्धा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होगी, लक्ष्य प्राप्त हो गया, दूसरे क्षेत्र में फिर प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो जाएगी, दूसरे में लक्ष्य की प्राप्ति होगी, फिर तीसरे में। इस तरह से निरंतर प्रतिस्पर्धाएं चलती रहती हैं। प्रतिस्पर्धा अहिंसक प्रक्रिया है, इसलिए इसे शीत संघर्ष कहते हैं। इसमें हिंसा की भावना नहीं है, सिर्फ अपने को आगे बढ़ाने की सोच है, इसलिए इसे कोल्ड कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, ठंडा संघर्ष। और जब ये ठंडा उग्र हो जाए तो संघर्ष बन जाता है। इसलिए प्रतिस्पर्धा में संघर्ष की भावना की तरह हिंसा या हिंसा की धमकी का स्थान नहीं है। तो जब हम प्रतिस्पर्धा कहते हैं कि समाज में हर जगह पाई जाती है, चेतन है, अचेतन है, वैयक्तिक है, अवैयक्तिक है, सार्वभौमिक है, सर्वकालीन है, तो ये मोटे तौर पर दो प्रकार के हो सकते हैं। प्रतिस्पर्धा मुख्य रूप से दो प्रकार की हैं, वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा और अवैयक्तिक, पर्सनल कंपटीशन एंड इम्पर्सनल कंपटीशन। वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा इस तरह की प्रतिस्पर्धा व्यक्ति एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से भली भांति जानते हैं। गिलिन व गिलिन ने इसे चेतन प्रतिस्पर्धा कहा है। जैसे चुनाव में खड़े होने वाले व्यक्तियों के बीच, दौड़ में भाग लेने वाले व्यक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा है। कई बार हम देखते हैं स्टेज पर जब नृत्यांगना नृत्य करती हैं तो वहाँ भी प्रतिस्पर्धा होती है। तो वहाँ एक नृत्यांगना दूसरे को जानती है, दूसरे तीसरे को जानती है, वहाँ जो प्रतिस्पर्धा है वह भी वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा है। अवैयक्तिक प्रतिस्पर्धा, इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा उसे कहते हैं जिसमें भाग लेने वाले व्यक्ति एक दूसरे को न तो जानते हैं और न एक दूसरे के प्रति जागरूक भी होते हैं। इसलिए गिलिन व गिलिन इसे अचेतन प्रतिस्पर्धा कहते हैं। जैसे प्री मेडिकल टेस्ट पीएमटी, प्री टीचर्स ट्रेनिंग एग्जामिनेशन टेस्ट, आईएएस आरएएस की परीक्षा में भाग लेने वाले जितने परीक्षार्थी हैं वे सब एक दूसरे को नहीं जानते हैं, एक दूसरे के प्रति जागरूक नहीं हैं, एक दूसरे के प्रति चेतन नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिस्पर्धाएं दिखाई देती हैं वो अवैयक्तिक प्रतिस्पर्धाएं। गिलिन व गिलिन ने अपनी पुस्तक कल्चरल सोशियोलॉजी में प्रतिस्पर्धा के 4 प्रमुख स्वरूपों की चर्चा की है। वे स्वरूप हैं आर्थिक प्रतिस्पर्धा, सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा, परिस्थिति और भूमिका की प्रतिस्पर्धा और प्रजातीय प्रतिस्पर्धा। तो जब हम कहते हैं आर्थिक प्रतिस्पर्धा, तो आर्थिक का मतलब आर्थिक क्षेत्र में, और आर्थिक क्षेत्र में 3 भाग हैं, उत्पादन, वितरण और उपभोग। अगर इन तीनों क्षेत्रों में हमको प्रतिस्पर्धाएं देखने को मिलती हैं तो उन्हें हम आर्थिक प्रतिस्पर्धा कहते हैं। जैसे हम देखते हैं एक ही तरह का माल कई फैक्ट्री में बनता है, तो हर फैक्ट्री का मालिक ये चाहता है कि मैं अधिक से अधिक उत्पादन करूं, तो उत्पादन में प्रतिस्पर्धा होगी आर्थिक। फिर वितरण मेरा सब जगह समान रूप से हो जाए, यह भी सबकी सोच है। इस तरह की जो भावना है वो भी आर्थिक प्रतिस्पर्धा है। और अधिक से अधिक लोग मेरा उपभोग करें वस्तुओं का, तो वह भी आर्थिक प्रतिस्पर्धा है। तो आर्थिक क्षेत्र में किसी भी स्तर पर प्रतिस्पर्धा हो तो वह आर्थिक प्रतिस्पर्धा कहलाती है। सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा, संस्कृति के नाम पर मैं अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानूं दूसरे की तुलना में, और यहाँ पर जो भाव है एक दूसरे को आगे ले जाने का, वो सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा है।
परिस्थिति और भूमिका, मैं अपने स्टेटस और रोल को बढ़ाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं दूसरे को पीछे रखने के साथ साथ अपने गुणों का विकास करूँ और फिर प्रजातीय प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा में, जैसे हम अमेरिका में देखते हैं ब्लैक एंड वाइट, इनके बीच में जो प्रतिस्पर्धा है वो अपने गुणों को अधिक से अधिक दूसरे से पीछे रखने की होड़ में बढ़ाते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रजातीय प्रतिस्पर्धा होती है। तो जब यह प्रतिस्पर्धा नियम विहीन हो जाए, मूल्य विहीन हो जाए और व्यक्ति यह मानकर चले कि मुझे लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा तो मैं दूसरे को भी लक्ष्य प्राप्त नहीं करने दूंगा। अगर इस तरह की सोच जब दिमाग में आती है, मस्तिष्क में उत्पन्न होती है, तो वह ठंडा संघर्ष जिसे हम प्रतिस्पर्धा कहते हैं वह उग्र रूप धारण कर लेता है। और उग्र रूप जो है उसे हम कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष कहते हैं। जहां एक और समाज में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे को सहयोग करते हैं, वहीं दूसरी ओर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के मार्ग में रुकावट डालकर संघर्ष भी उत्पन्न करते हैं। संघर्ष एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो सभी कालों और समाजों में पाई जाती है। तो जब व्यक्ति, हम कई बार समाज में देखते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे को सहयोग दे रहा है उसको लक्ष्य प्राप्ति में, उसकी आवश्यकता की पूर्ति में, लेकिन कई बार उसको लगता है कि मैं लक्ष्य प्राप्त कर लूं, दूसरे को नहीं करने दूं, लेकिन मेरे में वो गुण नहीं है, मेरे में वो विशेषताएं नहीं है कि मैं दूसरे को पीछे रख सकूं। तो मैं प्रतिस्पर्धा में तो अपने आप को अयोग्य पाता हूं, तो मैं क्या करूं? तो दूसरे के मार्ग में इस तरह की बाधाएं उत्पन्न करूं कि दूसरा व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच पाए और मैं उस लक्ष्य को प्राप्त कर लूं। ऐसी जो स्थिति उत्पन्न होती है वहां पर संघर्ष का जन्म होता है। ये हो सकता है कि इसकी मात्रा कम या अधिक हो, कहीं पर संघर्ष अधिक हो, कहीं पर संघर्ष कम हो, लेकिन संघर्ष रहित समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती। कार्ल मार्क्स ने तो यहाँ तक कहा है कि अभी तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। कार्ल मार्क्स ने कहा, द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। आदिम समाज में गुलाम और मालिक के बीच, जमींदारी समाज में जमींदार और किसान के बीच, और पूंजीवादी समाज में पूंजीपति और श्रमिक के बीच संघर्ष निरंतर होता रहा है। प्राय यह कहा जाता है कि जब प्रतिस्पर्धा अनियंत्रित हो जाए और व्यक्ति विशेष को हानि पहुंचाकर सिर्फ अपने हितों की पूर्ति का प्रयत्न किया जाए, तब संघर्ष उत्पन्न होता है। सीमित लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले असीमित हो जाएं, तो उनकी परिणति कभी संघर्ष के रूप में होती है, क्योंकि लक्ष्य सीमित है, प्राप्त करने वाले असीमित हैं, और कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि मैं सेक्रीफाइस कर लूं, मैं त्याग कर लूं। कोई इस बात को तैयार नहीं कि मैं दूसरे को लेने के लिए स्वतंत्र कर दूं, मैं अपने आप को हटा लूं। ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति उन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है। तो जब लक्ष्य नियम के साथ हों, लक्ष्य प्राप्ति नियम के साथ हों, तो प्रतिस्पर्धा होती है। लेकिन जब नियम विहीन हो जाता है तो वहाँ पर संघर्ष उत्पन्न होता है। संघर्ष को अनेक समाज वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी तरह से परिभाषित किया है। जब कोई व्यक्ति अथवा समूह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने या चोट पहुंचाने का प्रयत्न करता है तो उसे संघर्ष कहा जाता है। संघर्ष की परिभाषा देते हुए गिलिन कहते हैं कि संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न व्यक्ति अथवा समूह अपने विरोधियों को हिंसा द्वारा या हिंसा की धमकी देकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। इस परिभाषा में गिलिन कहते हैं कि संघर्ष में हिंसा का होना सदैव अनिवार्य है। वॉयलेंस और थ्रेट ऑफ वॉयलेंस, या तो प्रत्यक्ष हिंसा या हिंसा की धमकी अगर नहीं है तो संघर्ष नहीं है। तो जब दो या अधिक व्यक्ति या समूह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं और उनमें एक समूह या एक व्यक्ति को यह लगे कि मैं उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाऊंगा, तो मैं दूसरे को भी नहीं पहुंचने दूं। इसके लिए मैं दूसरे के मार्ग में उस तरह की बाधाएं उत्पन्न करूं। वे बाधाएं या तो हिंसा के रूप में हों, जैसे खेल के मैदान में जब बहुत सारे व्यक्ति दौड़ लगा रहे हों, रेस कर रहे हों, उनमें एक व्यक्ति को लगे कि ये व्यक्ति जीत जाएगा क्योंकि मेरे से तेज गति से दौड़ता है और मैं नहीं जीत पाऊंगा, तो मैं इसको या तो हिंसा से या हिंसा की धमकी से परास्त करूं। और हिंसा का मतलब, अगर वो दौड़ रहा तो उसके
पैर में पैर लगाकर उसको गिरा देना हिंसा है, या हिंसा की धमकी इस रूप में कि उससे कह देता है कि अगर तुम दौड़े और लक्ष्य तक पहुंच गए तो मैं सर तोड़ दूंगा, टांग तोड़ दूंगा या ये कर दूंगा। ये जो धमकी है ये हिंसा की धमकी है। तो हिंसा हो या हिंसा की धमकी हो, संघर्ष का अनिवार्य तत्व है। ग्रीन का कहना है कि संघर्ष किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की इच्छाओं का जानबूझकर विरोध करने, रोकने अथवा उसे शक्ति से पूर्ण कराने से संबंधित प्रयत्न है। किसी भी तरह से मैं अपनी ताकत से या अपनी उस सोच से कि मैं दूसरे को कैसे परास्त करूं, अगर मैं सफल हो जाऊं तो उसे संघर्ष कहते हैं। मैकाइवर और पेज ने लिखा है कि सामाजिक संबंध संघर्ष में वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं जिसमें मनुष्य किसी उद्देश्य के लिए एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते या विवाद करते हैं। लड़ना हिंसा, विवाद हिंसा की धमकी, दोनों जहां सम्मिलित है वहीं पर संघर्ष होता है। उपयुक्त परिभाषाओं में संघर्ष को एक ऐसी प्रक्रिया बताया है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसा का या हिंसा की धमकी का प्रयोग करके दूसरों के उद्देश्यों की प्राप्ति में रुकावट डालते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर हिंसा या हिंसा की धमकी जहां पर होगी वहां संघर्ष का जन्म होगा, और वो इसलिए है कि उद्देश्य या लक्ष्य सीमित हैं और प्राप्त करने वाले असीमित हैं। तो ये जितनी परिभाषाएं मैकाइवर की हों, चाहे ग्रीन की हों, चाहे अन्य समाज वैज्ञानिकों की हों, उन परिभाषाओं के आधार पर हम उनकी कुछ विशेषताओं को स्पष्ट कर सकते हैं कि संघर्ष दो या अधिक व्यक्तियों या समूहों के बीच होने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक पक्ष अपने लक्ष्यों के या हितों की प्राप्ति हिंसा, विरोध व उत्पीड़न से करना चाहता है और दूसरे पक्ष के विचारों अथवा लक्ष्यों को नष्ट करने की चेष्टा करता है। यानी खुद आगे बढ़कर लक्ष्य प्राप्त कर लें, यह सोच दूसरे के मार्ग में उस तरह के भाव पैदा करती है कि दूसरा व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाए। संघर्ष की प्रक्रिया तभी विकसित होती है जब एक व्यक्ति या समूह के स्वार्थ या विचार दूसरे समूह या व्यक्ति से भिन्न हों। अगर दोनों के विचार समान है तो कोई संघर्ष नहीं है, लेकिन एक सोचता कि मैं ले जाऊं, दूसरे को नहीं ले जाने दूं, दूसरा भी यही सोचे कि मैं ले लूं उस लक्ष्य को, दूसरे को नहीं पहुंचने दूं, वहीं पर संघर्ष का जन्म होता है। संघर्ष एक चेतन प्रक्रिया है, इसलिए इसे जागरूक प्रक्रिया भी कहते हैं, कॉन्शियस प्रोसेस, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे को जानता है कि मैं किसके साथ संघर्ष कर रहा हूँ, उसको व्यक्तिगत तौर पर जानता है, इसलिए पर्सनल भी है और कॉन्शियस प्रोसेस भी है। संघर्ष एक वैयक्तिक प्रक्रिया है क्योंकि संघर्षरत व्यक्ति या समूह एक दूसरे को भलीभांति जानते हैं। संघर्ष एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसे अनिरंतर प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि संघर्ष में शक्ति व साधन जुटाने पड़ते हैं और जब शक्ति खर्च हो जाती है तो पुनः एकत्रित करने के लिए संघर्ष को रोकना पड़ता है। जब दो समूह संघर्ष करते हैं तो संघर्ष में शक्ति खर्च हो, जैसे गुलाम और मालिक में संघर्ष हुआ, दोनों वर्ग समाप्त हुए, फिर कुछ समय के लिए संघर्ष रुक गया, फिर दो वर्ग बने, फिर संघर्ष हुआ, फिर रुक गया। तो ये एक अनिरंतर प्रक्रिया है क्योंकि इसमें शक्ति का हाश होता है और शक्ति को पुनः एकत्रित करने के लिए हमें कुछ समय रोकना पड़ेगा, इसलिए संघर्ष निरंतर नहीं चलता है। संघर्ष एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी स्थान विशेष से जुड़ी नहीं है, बल्कि यह सार्वभौमिक और सर्वकालीन प्रक्रिया है। सभी समाजों में, सभी कालों में विद्यमान रहने वाली प्रक्रिया संघर्ष है, जो कहीं पर ज़्यादा हो सकती है, कहीं पर कम हो सकती है। तो इसके अनेक रूप हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के संघर्ष होते हैं, उन्हीं को उन्हीं के नामों से जाना जाता है। संघर्ष अनेक रूपों में हो सकते हैं, जीवन के अनेक क्षेत्रों में संघर्ष देखने को मिलता है। गिलिन ने संघर्ष के निम्नलिखित स्वरूपों की चर्चा की है। वैयक्तिक संघर्ष, जब संघर्षशील व्यक्तियों में व्यक्तिगत रूप से घृणा होती है तथा वे अपने स्वयं के हितों के लिए अन्य को शारीरिक हानि तक पहुंचाने को तैयार हों तो उसे व्यक्तिगत संघर्ष। व्यक्ति और व्यक्ति के बीच हिंसा की धमकी से जो संघर्ष होता है वो व्यक्तिगत संघर्ष है। प्रजातीय, जब अनुवांशिक शारीरिक भेदभाव के कारण हम व्यक्तियों का वर्गीकरण करते हैं तो हम प्रजाति कहते हैं उसे, और प्रजातीय संघर्ष समूहगत होता है, जैसे निग्रो व श्वेत लोगों में प्रजातीय संघर्ष, ब्लैक और वाइट के बीच जो संघर्ष हो रहा है अमेरिका में या अफ्रीकन कंट्रीज में, तो उसे
प्रजातीय संघर्ष। वर्ग संघर्ष में वर्ग संघर्ष इतिहास के प्रारंभ से ही रहा है। कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि आज तक के अस्तित्व में रहे समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। समूचे समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष में ढूंढा जा सकता है। गुलाम और मालिक, जमींदार और किसान, पूंजीपति और श्रमिक के बीच संघर्ष वर्ग संघर्ष। प्राचीन काल में गुलाम और मालिक, जमींदारी में किसान और जमींदार, पूंजीवादी युग में पूंजीपति और श्रमिक के बीच वर्ग संघर्ष। राजनीतिक संघर्ष के दो प्रकार हो सकते हैं, पहला अंतर्देशीय और दूसरा अंतर्देशीय। अंतर्देशीय संघर्ष में एक ही देश के अनेक राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष, जैसे दो अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष होता है, जबकि अंतर्देशीय संघर्ष एक से अधिक देश के होते हैं। युद्ध दूसरे प्रकार के संघर्ष का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो हम कह सकते हैं कि संघर्ष जिस क्षेत्र में हो, चाहे वो धार्मिक में हो, चाहे सांस्कृतिक में हो, चाहे सामाजिक में हो, चाहे शैक्षिक में हो, चाहे आर्थिक में हो, वो उसी के नाम से जाना जाता है। इन दोनों प्रक्रियाओं को सारांश के तौर पर हम कह सकते हैं कि संघर्ष की विवेचना के आधार पर यह कह सकते हैं कि संघर्ष समाज की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। संघर्ष से हानि अधिक और लाभ कम होता है। फिर भी कुछ विद्वानों ने संघर्ष को एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया माना है और कहा है कि कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहां पर संघर्ष नहीं हो सकता या नहीं होता हो, या हो सकता है कि कहीं पर संघर्ष अधिक मात्रा में दिखाई देता है तो कहीं पर संघर्ष की मात्रा कम होती है। संघर्षवादी विचारधारा में रेडिकल या आमूलचूल परिवर्तनवादी यह कहते हैं कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए संघर्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। वे संघर्ष के इस प्रकार्यात्मक कार्य को समाज के लिए आवश्यक मानते हैं, परंतु अरस्तु, हीगल, मार्क्स, डेरेनडॉर्फ इत्यादि प्रमुख हैं। जबकि दूसरी विचारधारा यह कहती है कि संघर्ष समाज के लिए हानिकारक है। इससे समाज विघटन की स्थिति में रहकर विकास की प्रक्रिया को रोकता है। जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं सीमित मात्रा में संघर्ष उचित है और वह समाज के लिए लाभकारी है, क्योंकि व्यक्ति इससे चेतन और जागरूक रहता है, जिससे समाज में अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार इत्यादि बुराइयों को कम किया जा सकता है। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि दो प्रक्रियाएं जो विघटनात्मक हैं, चाहे वो प्रतिस्पर्धा हो चाहे वो संघर्ष हो, दोनों समाज के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि प्रतिस्पर्धा से योग्य व्यक्तियों का चयन होता है और संघर्ष से व्यक्ति जागरूक रहकर, चेतन रहकर समाज के विकास में योगदान देता है, पथ पर आगे बढ़ता है। इसलिए समाज में ये दोनों प्रक्रियाएं अति आवश्यक प्रक्रियाएं हैं।